हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ एग्जाम 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक उपबंध। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक उपबंध आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहली क्लास जो हमारी थी, पहली क्लास साथियों हमने ली थी भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। तो वो उस क्लास को आप सभी को जाके जरूर देखना है। मिलेगी कहां पर? इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास पूरा है, क्योंकि वह क्लास आपको जरूर देखना है, तभी जाके यह क्लास आपको समझ में आएगी। तो आज दूसरी क्लास है। 65 अंक अगर आप लोगों को अपने पक्के करना है तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि डेली आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, नए पाठ्यक्रम के अनुसार बिल्कुल आपको क्लासें उपलब्ध करा रहा हूं। तो आइए साथियों, आज का हम लोग पोर्शन देखते हैं। साथियों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास की कल हमने क्लास ली थी, जो कि मैंने लगाया है यहां पर, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था का गठन कैसे हुआ, कार्य क्या क्या हुए, शक्तियां क्या क्या हैं, क्या क्या पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक उपबंध हैं। इस क्लास में आज हम सब लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो क्लास को पूरी देखना है और क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए एक बार, सभी मित्रों तक यह क्लास पहुंचा दें। आइए देखिएगा, समय को साथियों बर्बाद ना करते हुए एक सही दिशा में हम लोग अपने समय को लगाएं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरे सेशन को। आज हम बात करेंगे संविधान में उल्लिखित पंचायती राज व्यवस्था की। कल जो हमने अभी आपको बताया कि पिछले भाग में जो पहली क्लास थी हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था पंचायती राज व्यवस्था के अर्थ और इतिहास के बारे में, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। स्टार लगा के छापिए इस बात को। और भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। भारत में कौन सी? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रावधान है, ठीक है ना। आइए अब आगे हम लोग समझेंगे। देखिए, जो हमारा संवैधानिक विकास है पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में किस प्रकार उल्लेख हुआ है, इस सारे टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा चर्चा का विषय बहुत ही बेहद जरूरी है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेहद जरूरी है। तो क्लास को पूरी देखना है, ठीक है। देखिएगा, बात हम करते हैं 73वें संविधान संशोधन की। 73वां संविधान संशोधन जब हुआ तो भारतीय संविधान के भाग 9 में, देखिए यहां पर ये 9 ऐसा लिखा है, लेकिन आपको याद रखना है, आपको जो 9 लिखना है वो दोस्तों ऐसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि भाग वगैरह ऐसे ही संविधान में आते हैं। तो दोस्तों, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो अनुच्छेद जोड़े गए, वह साथियों 16 अनुच्छेद जोड़े गए। पहली पॉइंट आप लोग हेडिंग डाल के लिखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 16 अनुच्छेद भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। अगर बात हम उस संविधान की करते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हमारे आर्टिकल हमारे संविधान में जोड़े गए, तो आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। आपसे ऑप्शन में रहेगा कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद जोड़े गए। ऑप्शन में रहेगा 14, 15, 16 और 17। तो आपको दोस्तों क्या लगाना है? 16 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, जिसमें 16 अनुच्छेद जोड़े गए। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया साथियों, सम्मिलित किया गया। और अगर बात करते हैं पंचायत राज व्यवस्था से संवैधानिक प्रावधान, जिसमें पंचायतों का गठन, संरचना, आरक्षण, कार्यकाल, निहरता, पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों के कार्य आदि सम्मिलित हैं। दोस्तों, इन सारे टॉपिक को अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए देखिएगा, पहले आप लोग लिख लीजिएगा कि साथियों 243 अनुच्छेद से 243 अनुच्छेद ओ तक जोड़े गए। दोस्तों कितने? 243 अनुच्छेद से 243 अनुच्छेद ओ तक जोड़े गए। ये जीरो नहीं है साथियों, ओ है, इसको लिखिएगा। 243 से 243 ओ तक जोड़े गए। कुल मिलाकर अनुच्छेदों की संख्या होती है साथियों 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, ठीक है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उन्हें भाग 9 से जोड़ा गया था। आइए, इतनी बातें आप आशा करेंगे आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग आगे की ओर। देखिए, अब आप लोग हेडिंग बनाइए फटाफट, पंचायतों का गठन और संरचना। फटाफट हेडिंग बनाइएगा, पंचायतों का गठन और संरचना। अगर हम पंचायतों के गठन की बात और संरचना की बात करते हैं तो साथियों इसके लिए हमारा आर्टिकल आता है 243 का। 243 का साथियों कहता है
कि ग्राम सभा को परिभाषित करता है। देखिए भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है कि 243 का जो अनुच्छेद है यह साथियों किसको परिभाषित करता है, यह ग्राम सभा को परिभाषित करता है। ग्राम सभा की सीमा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, यह ऐसे कार्य करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर निर्देशित करते हैं। साथियों सीधा सा ऑप्शन में आएगा आपसे कि साथियों ग्राम सभा की सीमाओं ऐसी शक्तियों का प्रावधान करेगी, यह ऐसे कार्य करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर निर्देशित करते हैं। जो साथियों राज्य विधानमंडल विधि बनाकर कार्य करता है वैसी ही शक्तियां हमारे ग्राम में उल्लेख की जाएंगी। साथियों हमारे ग्राम में बिल्कुल निश्चित रूप से चलेंगी। जैसी साथियों राज्य विधानमंडल विधि बनाकर कार्य करता है वैसी हमारी ग्राम की सभा इकाइयां कार्य करेंगी। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे हम लोग देखेंगे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। पहले ही मैंने आपको बताया, पहली भी क्लास में इसमें हम लोग डिस्कशन किए थे, इसलिए तो कह रहे हैं साथियों कि जो पहली क्लास है उसको आपको जरूर देखना होगा, तभी यह क्लास आपको समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि पूरा इतिहास हम लोग उसमें समझ चुके हैं पंचायती राज व्यवस्था का, और किसी भी मकान को जब खड़ा करते हैं तो उसकी नींव डालना जरूरी होता है। तो उसमें समझिए आप लोग नींव ही है उस क्लास में, तो विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब आइए 243 खा को देखते हैं। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर राज्यों का गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, किंतु यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, दोस्तों क्या कह रहा है, 20 लाख से कम है, तो वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। जैसे किसी राज्य की जनसंख्या साथियों 20 लाख से कम है तो वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। सीधा सीधा 243 खा कहता है। स्टार लगा के आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख पा रहे हो तो मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, आइए चलिए थोड़ा स्पीड कम कर देते हैं। आइए आर्टिकल डालिए 243 खा, लिखिए 243 खा के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य विधानमंडल को पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही होगा। ठीक है, और ऐसे सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। आइए अगला देखिएगा। अगला है साथियों 243 खा ही है, इसका सब क्लॉज 4 है। देखिएगा पंचायत क्षेत्र के जो मोस्ट है वो लिख लीजिएगा, जरूरी है। पंचायत राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुने गए सदस्यों, चाहे वह प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा किए गए हों या किसी अन्य रीति से, और पंचायत के अध्यक्ष को पंचायत के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होगा। ठीक है, 243 खा का सब क्लॉज 4 कहता है कि पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुने गए सदस्यों, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हों या किसी अन्य रीति से, और पंचायत के अध्यक्ष को पंचायत के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा फटाफट। आइए इसी में आगे कहा गया कि ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष ऐसी रीति से निर्वाचित किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा विहित करे, जबकि मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के साथियों अध्यक्ष का निर्वाचन उसके सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार लगा के लिखिएगा इसको भी। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। आइए अब देखिएगा साथियों पंचायतों का आरक्षण व्यवस्था। पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था किस प्रकार की गई, महिलाओं के लिए, सभी के लिए, स्त्रियों के लिए। देखिएगा आप लोग किस प्रकार से पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था शुरू की गई। देखिएगा, आइए अनुच्छेद 243 घ का सब क्लॉज 1 कहता है फर्स्ट कि इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।
किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों व अनुसूचित जातियों के लिए क्या रहेंगे? स्थान आरक्षित रहेंगे साथियों, इसको लिखिएगा। खंड एक और आगे कहता है कि इसके अधीन आरक्षित स्थानों में 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो आरक्षण के संबंध में हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिएगा खंड दो। खंड दो क्या कहता है? भारतीय संविधान का खंड दो कहता है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। खंड 3 में कहा गया है साथियों यह। ठीक है, खंड दो में कहा गया था, खंड पहला, खंड दूसरा और खंड तीसरा, सॉरी गलती हो गई है। आइए अब देखिएगा खंड 4 व खंड 5 में इसी प्रकार पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह खंड 5 में कहा गया है। स्टार लगा के आप लोग छाप लीजिएगा। आइए देखिए, तस्वीर को देख लीजिए आप लोग, पंचायतों से संबंधित तस्वीर मैंने एक लगाई है। आइए अब बढ़िएगा आप लोग आगे। पंचायतों का कार्यकाल, जहां मैं अंडरलाइन करता हूं वहां आप लोग भी अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। ठीक है, पंचायतों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा। इसका जो पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है, यदि तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन ऐसा उपबंध है तो इसका विघटन भी किया जा सकता है। अर्थात 5 वर्ष के लिए पंचायतों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। यह अनुच्छेद 243 डा, ठीक है, डा के अनुसार कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का कार्य, यह 243 छा में कहा गया है। अनुच्छेद 243 छा यह कहता है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इस संबंधित के उपबंधों के अधीन रहते हुए पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो वह आवश्यक समझे, और ऐसी विधि में पंचायतों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए निम्न शक्तियां और उत्तरदायित्व के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। यह साथियों आर्टिकल 243 छा कहता है। स्टार लगा के जरूर लिख लेना, स्क्रीनशॉट छाप लेना, इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। आइए, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, यह भी कहा गया है। और दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की अनुच्छेद 243 झा में ही है साथियों। ठीक है, झा, सॉरी छा, एक सेकंड रुकिएगा, 243 छा है, झा नहीं छा, चा के बाद छा आता है ना, तो 243 छा में कहा गया है। देख लीजिएगा आप लोग। अब आगे चलिएगा, इसका एक और दूसरा भी सुनिएगा। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत 11वीं अनुसूची में वर्णित विषय से संबंधित स्कीमें भी है, क्रियान्वित करना है। ठीक है, आइए, पंचायतों का कारोपण की शक्तियां, यह जा में कहा गया है। 243 जा, कुल मिला के 243 से 243 उआ तक, मतलब ओ तक आते हैं। तो सब अनुच्छेद पढ़ना है हमें आज की क्लास में। बने रहिएगा, क्लास को लाइक कर दें, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जा कहता है कि राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों को अपनी सीमा में कर शुल्क, पथकर और फीसों को अधिरोपित करने, संग्रहित करने और विनियोजित करने की शक्ति प्रदान करेगा, और ऐसी विधि में उपर्युक्त करों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और प्रायोजन का भी उल्लेख करेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। तथा राज्य संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान का भी उपबंध करेगा। ठीक है, आइए अब देखिएगा विधि आयोग की स्थापना, यह कहा गया है झा में, जो हम पहले गलती से बोल दिए थे, छा की जगह झा बोल दिए थे। आइए अब लिखिएगा अनुच्छेद 243 झा, यह उपबंधित करता है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की समस्त वित्तीय संबंधी विषयों पर राज्यपाल की रिपोर्ट देगा। क्या करेगा राज्यपाल? इसमें राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की समस्त वित्तीय संबंधी विषयों पर राज्यपाल को रिपोर्ट देगा। अनुच्छेद 243 झा में सीधा सा लिखा है। आइए अगला देखिएगा, अनुच्छेद 243 उआ के अनुसार क्या कहा गया है? राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के लेखाओं के रख रखाव और उनकी
संपरीक्षा के लिए उपबंध करेगा। क्या? राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के लेखाओं और रखरखाव उनकी संपरीक्षाओं के लिए उपबंध कहेगा। यह कहा गया है 243वां में। ठीक है, आइए अब देखिएगा पंचायतों के ता भी आ गया दोस्तों। वो 243 से 243 ओ तक दिए गए हैं, 16 अनुच्छेद हैं। अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो देखिएगा टा, देखिएगा पंचायतों के निर्वाचन। अनुच्छेद 243 टा में यह कहा गया कि पंचायतों की निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। ठीक है, पंचायतों के निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य किसमें? निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। यह कार्य हैं, पहला निर्वाचक नामावली तैयार करना, दूसरा निर्वाचनों का संचालन, तीसरा निर्वाचनों का अधीक्षण और चौथा निर्वाचनों का निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, यह चारों पॉइंट छाप लीजिएगा। आइए अब देखिएगा आगे। आज की क्लास का लास्ट पेज मैं आपको करा रहा हूं, इसके आगे अब नहीं होगा। ठीक है ना, लंबी क्लास हो जाएगी। मैं टुकड़ों टुकड़ों में बांट के आपको पढ़ा रहा हूं, तो विशेष ध्यान रखिएगा। क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट। अतः पिछले भाग में हमने पंचायत राज व्यवस्था के स्थान, इतिहास और पृष्ठभूमि के बारे में उल्लेख किया था। इस भाग में हमने पंचायत राज व्यवस्था के संवैधानिक उपबंध की विस्तृत विवेचना की, जिसमें पंचायतों का गठन, संरचना, पंचायतों के संरक्षण की व्यवस्था, पंचायत का कार्यकाल, पंचायतों के सदस्यों की निर्भरता, पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व तथा पंचायतों के कार्य की उल्लेख किया है। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समस्त पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। आप लोग घबराएं नहीं, बिल्कुल मैं समस्त वर्णन करूंगा, जितना भी हमसे हो सकेगा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं साथियों जितना भी हमसे हो सकेगा हम आपको देंगे। कोई चार्ज वार्ज नहीं है, यहाँ पर फ्री चलता है, सब फ्री रहता है। आप लोग बने रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।